नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ही कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी ने इस दौरान ही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के ही मतदान के बाद घोर परिवारवादी काफी टेंशन में हैं। एकजुट रहकर अपना वोट जाति और धर्म के नाम पर बंटने नहीं देना है और मुकाबला इस बात को लेकर है कि बीजेपी को कितनी ज्यादा सीट आने वाली है। पूरा देश जानता है कि आएंगे तो योगी ही। और पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के लोगों ने जब बीजेपी को मौका दिया तब से ही गुजरात की स्थिति बदल गई और पहले चरण के मतदान से एक बात साबित है कि परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं और उनकी नींद उड़ गई है। वो लोग जातिवाद, संप्रदायवाद और फैलाकर ही वोटों को बांटना चाह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग माफियावादियों और दंगाइयों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के लिए, रोजगार के लिए, निवेश के लिए शांति का माहौल सबसे पहली शर्त है। इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है और यूपी का सामान्य से सामान्य मतदाता भी समझ रहा है कि दंगाइयों और गुंडे बदमाशों के इलाज की दवा सिर्फ भाजपा सरकार के ही पास है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आपको बता दें कि 83 साल के बजाज पिछले कुछ समय से ही बीमार चल रहे थे और कैंसर पीड़ित भी बताए जा रहे हैं और उनके निधन पर कड़ी बड़ी जो राजनीतिक हस्तियां हैं और उद्योग जगत में शोक की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज के निधन की बेहद दुखद खबर मिली। आर्थिक मोर्चे पर देश की प्रगति में उनका बड़ा योगदान रहा और बुलंद भारत की ही बुलंद आवाज हर घर का हिस्सा बनी। ऐसी महान शख्सियत को ही मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि और प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने भी कहा है कि उनको दशकों से ही जानता था और वो हमारे परिवार के मित्र ही थे और राज्यसभा में भी उन्होंने और मैंने कई लम्हे बिताए और इसके अलावा सत्र के दौरान और सेंट्रल हॉल में भी बातचीत हुई। मेरी कुछ महीने पहले ही 30 मिनट तक उनसे बातचीत हुई थी। उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उद्योग जग समाज सेवी और बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। पद्म भूषण से सम्मानित राहुल से मेरे अनेक वर्षों से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और विगत 5 दशकों से ही बजाज ग्रुप का ही नेतृत्व करने वाले राहुल जी का उद्योग जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को संभल दे। और इसके साथ ही मुंबई कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल बजाज के परिवार और दोस्तों के साथ हमारी सांत्वनाएं हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है और पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होनी है। और इस बीच ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीसरे चरण के रण के लिए ही तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद दौरा आज होना है और तीसरे चरण के तहत होने वाले मतदान क्षेत्रों के लिए भी वो प्रचार करने के लिए यहाँ जा रहे हैं। और अखिलेश यादव आज सुबह ही लखनऊ एयरपोर्ट से हाथरस के लिए रवाना होंगे। शाम तक ही कासगंज और एटा फिरोजाबाद में भी सपा मुखिया चुनावी जनसंपर्क भी करेंगे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देर शाम तक ही लखनऊ वापस आएंगे। चुनावी प्रचार के बीच ही अखिलेश यादव इन दिनों ही खासे व्यस्त हैं और तीसरे चरण में ही हाथरस, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया और कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर और महुआ चुनाव में होना है। और आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि तीसरे चरण की 49 विधानसभा सीटों में 15 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। दर्जे के लिए ही सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के शीर्ष नेता लगातार पीएम मोदी को ही अपील कर रहे हैं और उन्होंने देश के प्रधान बिहार पर ही ध्यान
और अभियान की शुरुआत कर दी है। और इसी क्रम में ही सीतामढ़ी सांसद और जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पार्टी के सभी 16 सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च में ही लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी और इस समय ही जेडीयू के सभी 16 लोकसभा सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग करेंगे। बिहार को उसका हक मिले, इसके लिए जेडीयू अपने अभियान को और तेज करेगा और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही बिहार का तेजी से विकास होगा। बताते चले आपको कि बीते दिन हुई जेडीयू के राष्ट्रीय लल्लन सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी लोहिया जेपी और जॉर्ज फर्नांडिस कपूरी को ही आदर्श मानकर नीतीश कुमार ने ही बिहार वासियों को ही अपना परिवार माना और उनकी सेवा की और सामाजिक न्याय के साथ विकास का अभूतपूर्व मॉडल भी दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के ही 15वें सीजन की नीलामी जारी है। मेगा ऑक्शन के ही पहले दिन कई खिलाड़ियों की किस्मत बदली। इस बीच ही विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी मुंबई इंडियंस के ही रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई है। आपको बता दें कि मुंबई ने ही ईशान किशन को 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके साथ ही ईशान किशन आईपीएल के इतिहास में ही नीलामी में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए और इस लिस्ट में ही पहले नंबर पर युवराज सिंह है। और वहीं मुंबई के पहली बार नीलामी में किसी खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले सीजन तक ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा रहे और वॉशिंगटन और सुंदर को ही सनराइजर्स हैदराबाद ने ही 8.75 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं लंबे अरसे से मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलने वाले कुणाल पांडे को भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही 8.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ही स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को भी कई खरीदार नहीं मिला और उनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था। और इसके अलावा मिस्टर आईपीएल के ही नाम से मशहूर सुरेश रैना, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ और बांग्लादेश के ही स्टार ऑलराउंडर शकीब अल हसन और दक्षिण अफ्रीका के ही हैविड मिलर को कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि अभी इनके पास एक मौका और है। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की चर्चा जोरों पर है और इस बीच ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में हिजाब पर ही कहा कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। और उत्तर प्रदेश के सीएम ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है, संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था चलेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले फेज के बाद विपक्ष का चेहरा मुरझा गया है। गर्मी शांत करने वाले अपने बयान पर सीएम योगी ने कहा, जो लोग कैराना के पलायन के लिए ही दंगों के लिए जिम्मेदार थे और चुनाव की घोषणा के बाद बिलों से बाहर निकल गए थे, ये उनके लिए था और अपराध और अपराधियों के लिए ही सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही काम करेगी। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर चुनावी राज्य में भी सियासत तेज हो गई है। इस बीच ही आपको बता दें, ओवैसी ने ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि अखिलेश हिजाब के मुद्दे पर आखिर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि आखिर अखिलेश यादव हिजाब के सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं। और इस बीच ही ओवैसी ने आजम खान को लेकर भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि आजम खान जिस भी मुश्किल में है और वो जल्दी बाहर आ जाएं। और बता दें आपको कि ओवैसी ने हिजाब को निजता का ही मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा यह महिलाओं का मौलिक अधिकार और उनके सशक्तिकरण का मुद्दा है। जानकारी के मुताबिक हिजाब विवाद में ही बीते दिनों जिस लड़की ने कर्नाटक के कॉलेज में ही अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था और उससे और उसके पिता से ही ओवैसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बातचीत भी की है। उन्होंने लोगों से बेटियों को खूब पढ़ाने का आह्वान भी किया है।
बताते चले आपको कि कर्नाटक राज्य के ही उडुपी के ही एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कक्षा में ही हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज परिसर से बाहर चले जाने को कहा गया और जिसके बाद ये मुद्दा राज्य के कई हिस्सों में भी फैल गया। बाद में हिजाब के बदले दूसरे समुदाय के छात्र भी भगवा गमछा डालकर आने लग गए और जिसके बाद बवाल शुरू हो गया और अब इस मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। माहौल के बीच कल इटावा पहुंचकर बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने ही इटावा सदर के सपा प्रत्याशी सर्वेश शाक्य के लिए ही वोट की अपील की है और लोगों से सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए कहा है। इस मौके पर ही शिवपाल सिंह ने एक बार फिर से अपने त्याग और बलिदान की बात कही, साथ ही एक बड़ा खुलासा भी किया। बताते चले आपको कि शिवपाल सिंह ने कहा कि 3 साल पहले मैंने नेताजी के आदेश से ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और 1 साल पहले बसपा के ही 100 प्रत्याशी बना दिए थे, लेकिन अगर हम अपने 100 प्रत्याशी उतार देते तो भाजपा को नहीं हटा सकते थे और मैंने हमेशा त्याग और संघर्ष किया है। जनता की एक ही मांग की थी कि चाचा भतीजे एक हो जाओ। जनता की मांग पर मैंने अपनी पार्टी को त्याग दिया और मैंने चाबी चिन्ह पर भी बलिदान कर दिया और अपनी एक सीट पर ही मान गए और हम यहाँ संघर्ष और त्याग की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी संघर्ष से ही हमारे पास हर पद रहा है और हम कभी पद के पीछे नहीं भागे। शिवपाल सिंह ने आगे कहा कि हम अगर चाहते तो 2017 में मंत्री बन सकते थे, 3 महीने पहले भी केंद्र में मंत्री बन सकता था, लेकिन ऐसे पद हमें किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए ठुकराए हैं और क्योंकि भाजपा में इन सभी लोगों का भला नहीं हो सकता। और वही मीडिया से बात करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत पर ही शिवपाल ने कहा कि पीएम और सीएम और गृह मंत्री का ही संरक्षण मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है और इस दौरान ही प्रचार के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई प्रत्याशी अपने हाथों में हथकड़ी डालकर वोट मांग रहा है तो कोई फिल्मी गानों पर ठुमके लगाकर अपने मतदाताओं को रिझाने में लगा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान जालौन जिले की ही उरई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के स्वागत की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें ग्रामीणों ने टमाटर से तुला दान कर अपने प्रत्याशी का स्वागत कर रहे हैं। जालौन की उरई विधानसभा क्षेत्र से ही सपा के प्रत्याशी दया शंकर वर्मा जब चुनावी भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपनी विधानसभा में आने वाले कई गांवों में जाकर लोगों से वोट मांगे और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। इस दौरान ही जब लोगों का प्यार उमड़ा तो उन्होंने अपने नेताजी का स्वागत किया, उन्हें तराजू पर बैठाकर टमाटरों से उनका तुलादान किया। और दरअसल आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर और चुनाव आयोग के पाबंदियों ने ही इस बार के चुनावी प्रचार को कुछ अलग सा बना दिया है। आमतौर पर ही चुनाव प्रचार पर होने वाली गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया गया है और प्रत्याशी अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वहीं उनके समर्थक चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का स्वागत अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में ही पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर सोमवार 14 फरवरी को मतदान होगा और शनिवार शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा। इन 55 सीटों से 7 सुरक्षित सीटें हैं और इस चरण में ही 5 मंत्रियों सहित कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। 5 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा और दूसरे चरण के ही चुनाव में शाहजहांपुर सीट से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, बिलासपुर से जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह और औलख बदायूं से ही नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, चंदौली से माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और अलावा इसके आयुष राज्य मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो अब सपा में हैं और इसके साथ ही वो नकुड़ सीट से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और रामपुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सवार सीट से ही चुनाव मैदान में हैं और इस सीट से ही बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल से ही हैदर अली खान उर्फ अमजा मियां भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे पूर्व सांसद नूर बानो के पुत्र हैं और संभल से सपा की टिकट से ही पूर्व मंत्री इकबाल मोहम्मद
अमरोहा से ही पूर्व मंत्री महबूब अली भी साइकिल चुनाव पर चिन्ह पर मैदान में हैं और हाल ही में सपा में शामिल बरेली कैंट से पूर्व महापौर सुप्रिया एरन भी चुनाव लड़ रही हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महादेव राम तिवारी ने बताया है कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए शनिवार की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद से ही जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार के लिए कर पाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मतदान 14 फरवरी की सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक होगा और प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भी मतदाताओं की सुविधा और कोविड से सुरक्षा की जो विशेष व्यवस्था है वो भी कराई गई है। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर ही समुचित और आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के निर्देश भी दिए गए।